ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, है ना। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो अभी तक मैंने आपका जो चैप्टर नंबर 5 था, यानी जो एपी वाला चैप्टर था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, तो पूरी तरीके से खत्म हो रखा है ना। पूरी तरीके से वाइंड अप हो रखा है। दैट्स वाई आज से मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। और उस न्यू चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो सब बच्चे हेडिंग लगा लो एक नया चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 8। एनसीईआरटी से देखोगे ना, तो ये चैप्टर नंबर 8 है। हाँ, तो नए चैप्टर की शुरुआत है त्रिकोणमिति की। हेडिंग लगा लो ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक। अब होता क्या है त्रिकोणमिति, समझेंगे हम लोग, है ना बेटा। मेरी बातों को तुम लोग ध्यान से समझना, क्या कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है। देखो, त्रिकोणमिति कुछ शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से शब्द हैं? एक है त्रि, त्रिकोणमिति। एक है कोण, और एक है मिति, है ना। इंग्लिश में देखो तो ट्राई, गॉन, मेट्री। पता है ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब बेटा होता है तीन। गॉन का मतलब क्या होता है? गॉन का मतलब होता है भुजा, यानी कि साइड। और मेट्री का मतलब होता है माप, यानी कि मेजर। ठीक है। तो देखा आपने कि इसका जो अर्थ निकल के आ रहा है, वो आ रहा है कि तीन भुजाओं का कोई आकृति होगा, और उसका हम क्या करने वाले हैं? मेजरमेंट करने वाले हैं। किस तरीके से उसकी भुजाएं निकालेंगे, उनके मापों को निकालेंगे, इसका ज्ञान हमें कहाँ पे हो सकता है? तो वो हो सकता है ट्रिगोनोमेट्री में, यानी त्रिकोणमिति में। बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? सर एक बार दोबारा बताना। बिल्कुल बच्चा, जैसे मैंने ये कहा कि एक शब्द है, देखो एक नया चैप्टर है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, है ना। अब आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि ट्राई का मतलब तीन होता है, गोन का मतलब भुजा होता है, और मेट्री का मतलब माप होता है। तो कोई तीन भुजाओं वाली आकृति होगी, उसमें हम लोग मेजरमेंट लगाएंगे और तरह तरह की चीजों को निकालेंगे, और इसी की स्टडी करना ट्रिग्नोमेट्री का करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। यस। ठीक है। अब तीन भुजाओं से क्या बनता है? तो बेटा तीन भुजाओं से एक त्रिभुज बनता है। बताओ बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। तो तीन भुजाओं से बच्चा एक त्रिभुज बनता है, और हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप होता है। ऑब्वियस सी बात है, तीन भुजाएं कहीं भी हैं तो वह त्रिभुज ही है। ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको तुम या तो नोट कर लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला पॉइंट, किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। बहुत ही प्यारी बात लिखी है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों? कोई बताएगा मुझे? इसका एक कोण 90 डिग्री है।
यस बेटा। तो एक ऐसा है ना त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो आकृति आप देख रहे हो यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या हर एक त्रिभुज समकोण होता है? नहीं, हर एक त्रिभुज समकोण नहीं होगा। ठीक है, मान लो अगर हमने एक त्रिभुज ऐसे बनाया, ऐसे हमने कहा कि ये मान लो है 70 डिग्री, ये मान लो है 60 डिग्री, और ये मान लो है 50 डिग्री। तो इनमें से कोई सा भी कोण 90 डिग्री के बराबर है? बताओ, बोलो बेटा। नो सर। नो सर। यस। तो आप देख सकते हो कि इन तीनों ही कोणों में से कोई सा भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है, और यही वजह है यह समकोण त्रिभुज नहीं है। आया समझ में? यस सर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हो सकते हैं, तो बेटा आप लोग के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं। अब त्रिकोणमिति का हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग देखेंगे। आखिर ये जो पढ़ रहे हैं इसका दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग है? तो बेटा देखो, भवन की ऊंचाई ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। अब मान लो कोई घर बना है, ठीक है, थोड़ा समझना। मान लो कोई घर है, तो इस तरीके से बना हुआ है। अब इसकी हमें निकालनी है ऊंचाई। क्या निकालनी है बेटा? ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो बड़े आसानी से त्रिकोणमिति की सहायता से निकाला जा सकता है, पता है। अभी बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। अगर मान लो यहाँ से कोई देख रहा होता है ना, तो ये इसके सीध में ले लेते हैं, और यहाँ से जब तुम देखोगे इसको, तो यह देखो ध्यान से, तो क्या एक समकोण त्रिभुज बना? देखो ध्यान से, यस सर। है ना। तो इस भवन की ऊंचाई हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, किसका प्रयोग करके? तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके। आया समझ में? यस सर। ओके। अगला उपयोग है पनडुब्बी की गहराई का पता लगाने में। ठीक है, पनडुब्बी जानते हो आप लोग क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताइए। सर जो समुद्र के नीचे होती है वो। बहुत शानदार बेटा। तो मान लो यह समुद्र है, ठीक है, मतलब अब बना तो एग्जैक्ट नहीं देंगे हम, लेकिन थोड़ा मान लो, है ना। अब समुद्र में कहीं भी पनडुब्बी है यहाँ पे, इस तरीके से। तो समझना, तो हम इसकी ऊंचाई को या इसकी गहराई को बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। पता है कैसे? मान लो किसी का जहाज यहाँ पे है, और यहाँ से ये पता लगाना चाहता है, ठीक है, तो कैसे देखेगा वो? इसको यहाँ से देखेगा, ठीक है, यहाँ से देखेगा, और इसको यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेनी है, बस निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज आप बना सकते हो।
है कि नहीं? बताओ बताओ बेटा। यस सर। पंडो इस तरीके से निकाल। फिर सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना, बिल्कुल सही बात है। सीढ़ी कुछ इस तरीके का होता है। अब सीढ़ी की लंबाई अगर हमें पता करनी है तो बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। देखो एक सीधी रेखा अगर हम ऐसे बना दें, ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस समकोण सॉरी इस सीढ़ी की ऊंचाई या लंबाई भी हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ बेटा कनिका, कोई डाउट है क्या? कनिका बेटा, कोई डाउट है? ओके। जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना, ये भी बड़ा आसानी से निकल जाता है बेटा। मान लो कोई हवाई जहाज है, ठीक है, कोई हवाई जहाज है, ठीक, इस तरीके से। अब इस हवाई जहाज की अगर आपको मान लो ऊंचाई ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। मान लो तुम इस हवाई जहाज को यहां से देख रहे हो, मान लो ये जमीन है, समझना मेरी बातों को, मान लो ये जमीन है, ठीक, और इस जमीन से तुम इसको देख रहे हो, इस जहाज को। तो यहां से तुम देखोगे तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, बनेगा। इस तरीके से तुम एक उड़ते हुए हवाई जहाज की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हो। सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि समकोण त्रिभुज का कितना ज्यादा महत्व है ट्रिग्नोमेट्री में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हमेशा तुम्हें यही आकृति मिलेगी, पूरे चैप्टर में सिर्फ यही मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम बीच में खड़े हो तो, बीच में यानी यहाँ पे, यहाँ बोल रहे हो बेटा? देखो होता क्या है ना कि किसी भी आकृति का अगर ऊंचाई वगैरह पता करना है तो तुमको एक एंगल बना के खड़ा होना पड़ता है ना। आपको बोला जाएगा कि जो हवाई जहाज है, तुम्हारा जो आंख है उस पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एक कोण बना के खड़ा होना पड़ता है। एकदम इसके सीध में रहोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ओके, अच्छा रुक जाओ, अभी आपको मेरी भी स्क्रीन दिखेगी। अरे यार, बेटा रुक जाओ, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। सर स्क्रीन गई। मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी क्या? यस सर। ओके, यस सर। चलिए, तो आपने यूज देख लिया,
और अब थोड़ा सा और ज्ञान समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देखो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ये बोला जा रहा है कि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, और यही वजह है कि इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है तथा दो निगुण कोण होते हैं। यह क्या बोला जा रहा है, इसको समझो जरा। देखो यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समझो। तो इसका एक कोण 90 डिग्री हो गया। मुझे एक बात बता सकते हो क्या तुम लोग, क्या कोण सी या कोण ए कभी भी 90 डिग्री के बराबर हो पाएगा? 90 डिग्री। यस सर, दोनों मिलके हो जाएंगे। दोनों नहीं, देखो दोनों मिलके हो जाएंगे, लेकिन क्या कभी भी कोण सी अकेले या फिर कोण ए अकेले 90 डिग्री हो जाएगा? नो सर। यस, कभी नहीं होगा। क्यों बच्चों, देखो ध्यान से अब। क्योंकि जब तुम एक कोण 90 ले चुके हो और तुमको मालूम है कि त्रिभुज की तीनों ही अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो अगर तुम किसी दूसरे को 90 डिग्री बनाओगे तो 90 90 180 यही हो गया, यानी कोण सी को 0 बना पड़ेगा, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। 90 नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मान लो 60 ले लो, तो इसको 30 लेना पड़ जाएगा। तो ये दोनों ही कोण न्यून कोण है कि नहीं है, बताओ। 30 डिग्री 60 डिग्री न्यून कोण है। यस सर। तो यही बोल रहा है कि एक कोण समकोण और बाकी के जो दो कोण है वो न्यून कोण होते हैं। आया समझ में? आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ते हैं। बताना जरा यहाँ पे कौन सा कोण समकोण है इन तीनों कोणों में? सर बी। है ना, कोण भी समकोण है ना। गुड यार। अच्छा बच्चों, इस वाली भुजा का नाम क्या है, कोई बता सकता है मुझे? सी। तो इस वाली भुजा का नाम होता है आधार, जो कि जमीन से लगी होती है। और ए बी लंब है। एसी यस, ओ सर, एसी कर्ण है। ये जो भुजा होती है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। और ये जो तिरछे वाली भुजा होती है ना, इसे कर्ण बोल। कर्ण बोलते हैं। यस बेटा। इंग्लिश में अगर पूछो तो इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेनस। अरे यार, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने। आप लोग समझ रहे हो ना कि परपेंडिकुलर है। यस सर। ठीक है। और ये हाइपोटेनियस। तो एक हो गया आपका आधार, एक हो गया लंब, एक हो गया कर्ण। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। नो सर। ओके बेटा। पता है, जो हाइपोटेनियस होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में आप कैपिटल एच भी लिख दोगे ना, तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस को कैपिटल बी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यार, इससे और इससे कंफ्यूज ना होना, बस इतना बोलूंगा मैं। और ये है पी फॉर परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है। एक चीज और समझो, पता है एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना,
कर्ण होता एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस भुजा का नाम है कर्ण, हाइपोटेनियस। तो ये जो भुजा एसी होगी ये दोनों लोगों से बड़ी होगी। किससे किससे? ए बी से भी बड़ी होगी यह, है BC से CBC। हाँ बीसी से। AP। आया समझ में कि नहीं आया बेटा? यस सर। तो ये सब नोट कर लेना तुम लोग, ये सब जरूरी चीजें हैं। अब आधार के बारे में बात हो रही है, तो बोला जा रहा है समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो ये जहां पे भी ये न्यून कोण होता है, ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये वाला कोण, ये जिससे ये सटा होता है उसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? बोलो, क्या बोलते हैं? आधार। आधार। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अगर मान लो एक त्रिभुज ऐसे बनाया गया है और उसका न्यून कोण यहाँ पे दर्शाया गया है, तो इस हिसाब से बताओ इसके लिए कौन सा आधार का काम करेगा? सर AB। ठीक है, यस बेटा, बिल्कुल सही आपने बताया। यदि मान लो कोण सी ना दे करके, है ना, इस कोण सी ना दे करके कोण ए दे रखा हो, तो आधार का काम अब यह करने वाला है। कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रखो कि जहां पे यह न्यून कोण लगा रहेगा उसी को हम आधार बोलेंगे। कोई दिक्कत? बताओ। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, अब देखो, अब ये जो तुमने न्यून कोण सीखा, इसके सामने वाली जो भुजा होती है ना उसको लंब बोलते हैं, और लंब को पी से दिखाते हैं। ये सब हम आपको सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे जो भुजा बीसी है वो एक लंब की तरह काम करेगी। लेकिन अगर हम कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दें, देखो कैसे। अब कोण ये वाला दे रखा है न्यून कोण, तो इसके सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा कौन सी है? ये बीसी वाली यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लंब हो जाएगा। और इस हिसाब से ही ये जो कोण जिस भुजा से लगा है वो क्या हो जाएगा? वह आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया बताओ? सर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। चलो बताओ, कोण सी के लिए, देखो कोण सी यहाँ पे है, कोण सी के लिए बताना जरा, इस ए बी भुजा का नाम क्या होगा? ए बी भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। लंब लंब हो गया। बेटा ए बी को कर्ण बोलेंगे। बाकी लोग बताइए, कोई और बताना चाहेगा? अगर कोण सी वहां पे दे रखा है निम्न कोण, तो ए बी का नाम क्या होगा? कर्ण, आधार, या फिर लंब? यस, तो यह लंब होगा, क्योंकि अभी तो सिखाए हैं बेटा, जस्ट अभी सिखाए हैं कि जो न्यून कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब है, तो ए बी तो बेटा हो जाएगी आपके लिए लंब। बीसी बताओ क्या होगी? बीसी, बीसी बताओ। गुड यार,
देखो रुद्र के नाम से एक आईडी बच्चा बड़ा सही बता रहा है। देखो ये कोण सी जहां पे लगा रहेगा उसको हम आधार बोलेंगे, यानी कि बेस। और जो तीसरी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका नाम हो जाएगा कर्ण। कर्ण। कोई दिक्कत? नो। आगे बढ़ते हैं। कोण ए के लिए बताओ, कोण ए के लिए बताओ, जो बीसी वाली भुजा है वो क्या होगी? सर लंब। हाँ, एकदम सही। बीसी वाली भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर होगी। ए बी वाली भुजा बताओ क्या होगी? ए बी वाली भुजा बताओ क्या होगी? सर कर्ण होगी। अरे बेटा ए बी, ए बी जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है लाइन। सर बेस। यस, यह बेस होगी यानी कि आधार। क्यों? क्योंकि कोण इसी से लगा हुआ है ना, इसी से लगा हुआ है। एसी वाली भुजा का नाम क्या होगा? सर कर्ण। यस बेटा, आगे बढ़े। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में पूछा जा रहा है कि कोण पी और आर के लिए दिए गए चित्र में आधार और लंब बताइए। तो एक बार कोण पी के लिए बोला जा रहा है बताने के लिए। इस सवाल में दो दो सवाल है और एक बार कोण आर के लिए बताने के लिए बोला जा रहा है। तो जब कोण पी हो तो आपको बताना है आधार का मान और लंब का मान, और सेम चीज बतानी है जब कोण आर हो। चलो पहले केस के लिए बताओ, कोण पी के लिए, कोण पी के लिए बताओ आधार का मान कितना? सर 3 सेंटीमीटर। बहुत शानदार। लंब का मान कितना? 4 सेंटीमीटर। एकदम सही बता रहे हो आप लोग, गुड बेटा। तो ये जो भुजा आर की होगी वो तुम्हारा लंब होगा। चलो ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे सवाल पे। कोण आर के लिए बताओ इस भुजा को क्या बोलेंगे? आधार है 4 सेंटीमीटर। आधार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सही बात है। और लंब? 3 सेंटीमीटर। दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन? बताओ बेटा, कोई डाउट, कंफ्यूजन? अरे हाँ ना बोल दो बेटा। यस सर, कोई कंफ्यूजन कोई नहीं। कंफ्यूजन नहीं है। जिसको जिसको समझ में आ गया अपना अपना नेम लिखना चैट बॉक्स में। यस सर। जिसको जिसको समझ में आ गया अपना अपना नेम लिखो। ठीक है। चल अब तुम्हारी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है, ठीक है। इस सवाल में करना क्या है, देखो लिखा है कोण के लिए
कोण के कहाँ है के, तो के देखो बेटा यहाँ है। तो कोण के लिए दिए गए चित्र में आधार का माप बताओ, यानी आधार का कितना मान है आपको बताना है। सवाल आया समझ में? सर पोल में बताना है। हाँ बेटा, इसका उत्तर पोल में बताना है। आधार का मान कोण के लिए। चार बच्चों का ठीक है बेटा, गुड। बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, बाकी लोग प्रयास करो। कर दिया। बाकी लोग भी आंसर करो बेटा। देखो इस क्लास में टोटल 26 बच्चे हैं और आंसर आया है मात्र 11 बच्चों का। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आंसर करो बच्चों, आंसर करो। पोल बंद करें? यस सर। ठीक है। देखो यार, बहुत आसान सवाल था, पता नहीं क्यों तुम लोग गलत करते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है यार, बहुत ज्यादा बुरा लगता है मुझे। ठीक है, के रिस्पेक्ट में बताना था आधार। हमने बोला था तुम लोगों को कि जहां ये जुड़ा होगा जिस भी भुजा से, उसको बोलेंगे हम आधार। और तुम लोग को ये भी तो पता होगा कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है।
तो ये जो 13 सेंटीमीटर है यह तो कर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये तो आधार हुआ नहीं, तो और किससे सटा है? इस 12 वाले से सटा है, तो यही क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो आधार का मान 12 सेंटीमीटर होगा। और इसके सामने वाली जो भुजा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्योंकि जो कोण दे रखा होता है उसके सामने वाली भुजा को ही हम लंब बोलते हैं। आ रहा है समझ में? मैं बार बार बोल रहा हूँ, आखिर ये जो तुम 13 सेंटीमीटर चूज कर रहे हो, तुम देखो ना, यह 12 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है, यानी दोनों ही भुजाओं से बड़ा है। जब दोनों ही भुजाओं से बड़ा है इसका मतलब ये कर्ण है। क्योंकि मैंने तुमको सिखाया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। बेटा क्यों कर रहे हो गलतियां यार? आप लोग बताओ। इतना मैंने समझाया उसके बावजूद भी ये हाल है। प्लीज ऐसा मत करिए। लगाओ हेडिंग, पाइथागोरस प्रमेय। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। सर गलती से गलत हो गया। ओके प्रियंका, बढ़िया ध्यान रखा करो मेरा, तुम तो अच्छे बच्चे हो। देखो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक? देखो बच्चा, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ना, वो एक समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब मैंने अभी आपको सिखाया था कि समकोण त्रिभुज में एक होता है कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है, एक होता है आधार, और एक होता है लंब। ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय यह कहता है कि अगर कर्ण का तुम वर्ग कर दो तो यह बराबर होता है लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। बताओ यहाँ तक आपने नोट किया कि नहीं किया? बड़ा इंपॉर्टेंट था ये, अगर नोट नहीं किया तो कर लो। अगर ये छूट गया ना तो समझ लो तुम बहुत, समझ लो पूरा त्रिकोणमिति खत्म है तुम्हारा, बस इतना जान लो। अगर ये छूट गया तो ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लो। तो ये चीजें छूटनी नहीं चाहिए। यही सब तुम्हारा बेस है। बेस मतलब होता है आधार। यही सब तुम्हारी का नींव की तरह काम करेगा। ये सब अच्छे से प्रिपेयर रखोगे तो कठिन से कठिन सवाल भी कर ले जाओगे। मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मेरी बात समझो। यहाँ पे एक सवाल है, इस सवाल में लंब का मान दे रखा है, आधार का मान दे रखा है, लेकिन कर्ण का मान नहीं दे रखा। तो तुम्हें इस सवाल में कर्ण का मान निकालना। देखो लिखा भी है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करें। ठीक। अभी तो मैंने फार्मूला तुमको सिखाया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर कहाँ पे है, 12 है ना, 12, 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 9। 12 का स्क्वायर होता है 144, निकाल के देख लो तुम। 9 का स्क्वायर होता है 81। दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5, 8 4 12 तो 2 हाथ में आएगा 1 और 1 और 1 2, यानी एच स्क्वायर का मान 225 आ गया। तो एच का मान कितना हो जाएगा, तो रूट का 225। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर है अपना साइड चेंज करेगा। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, तो एच बराबर रूट का 25, सॉरी 225। अब इसका रूट का मान कैसे आता है, तो उसके लिए हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड में, और दो दो लोगों का जोड़ा बनाएंगे। ये किससे कट जाता है तुम्हारा, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर से 3 से कट जाएगा, 25 या 75। अब 5 से कट होगा, 5 बचे 25, फिर से 5 से कट होगा। तो h बराबर रूट में, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 225 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5। अब रूट ये कहता है कि अगर तुम जोड़े में रहोगे, यानी अगर तुम लोग 2 लोग रहोगे, तो हम केवल एक लोग को बाहर जाने देंगे, एक लोग को खा जाएंगे। तो 3/3 साथ में है, एक को खा जाएगा, एक को ही बाहर जाने देगा। 5 के साथ भी यही हाल होगा। 5 को बोलेगा कि तुम लोग 2 लोग हो, तो केवल एक ही लोग जा पाओगे तुम लोग, केवल एक 5 बाहर आएगा। अगली लाइन से 3 गुणे 5 कितना होता है, 15। तो यहाँ पे h का मान आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। आया समझ में? बच्चों आया समझ में? नोट कर लो तो, चलो नोट कर लो। नोट कर लो बेटा, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप की। कर लिया कनिका, ठीक है। अगर इसको आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखो एक समकोण त्रिभुज है, भले ही तिरछा बनाया गया है कोई मतलब नहीं है, समकोण है ना, बिल्कुल। देखो लिखा भी है स्टेटमेंट में भी समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में लंब ज्ञात करना है। लंब कहाँ पे होगा, तो जो यह कोण है इसके सामने वाली भुजा ही लंब होगी, यानी ए बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाओ, लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ दे रखा है कितना, 25। लंब हमें नहीं मालूम है, यही निकालना है। लंब का मान है ए बी, ए बी है ना, ए बी रख दो। आधार कितना है, तो आधार है 24। 25 का स्क्वायर कितना, तो 625। 24 का स्क्वायर कितना, 576। देख लेना बेटा कैलकुलेशन, ठीक है, तुम लोग देख लेना।
अब हमें ए बी स्क्वायर का मान बताना है, तो 576 का साइड चेंज करके उधर भेज दो। दोनों को घटा लो। 15 में से 6 जाता है 9, 11 में से 7 जाता है 4, 5 में से 5 जाता है 0, यानी 49 आएगा। तो बेटा ए बी स्क्वायर बराबर 49, ए बी बराबर रूट में 49। फाइनली ए बी बराबर कितना आएगा? अरे 7 सतह 49 होता है, तो 7 सेंटीमीटर आएगा, है ना। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी लंब का मान 7 सेंटीमीटर। आया बच्चों समझ में? बेटा आया समझ में? बहुत अच्छी बात। अब हम घर के लिए एक सवाल देते हैं, करके आना तुम लोग, ठीक है? घर के लिए एक सवाल नोट करो। मान लो यह है 6 सेंटीमीटर, यह है 10 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। ठीक है, बीसी का मान बताना है, नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो।